हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बाकी टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव ऑफ द ऑर्डर ऑफ। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा मिलीमीटर, तीसरा माइक्रोमीटर एंड फोर्थ इज एंजिस्ट्रॉन। एज वी ऑल नो कि जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave and whose wavelength in the of the order of millimeter. So let's see, पहला है मीटर, इनकरेक्ट, दूसरा मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कि माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength is of the order of millimeter. Is that clear? Next question. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एक्सपीरियंस बाय अ मेटल मास मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है वो एक्सपीरियंस की जाती है बाय अ मेटल मास मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। किसके वजह से? तो पहला है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा है एडी करंट, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ इज अल्टरनेटिंग पोटेंशियल प्रोड्यूस इन द मेटल मास। तो क्वेश्चन में जो था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एक्सपीरियंस बाय अ मेटल मास मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू एडी करंट। किसके वजह से? इज ड्यू टू एडी करंट। क्या होता है एडी करंट? एडी करंट आर करंट विच सर्कुलेट इन कंडक्टर। एडी करंट आर करंट विच circulate in conductor. Is that clear? The eddy current are current which circulate in conductor. तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो एज वी ऑल नो कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली। अल्टरनेटिंग करंट, द इलेक्ट्रिक करंट, the electric current whose direction change periodically. Is that clear? The electric current whose direction change periodically is called alternating current. तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। AC करंट दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो AC करंट को और हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड क्या करता है? periodically एंड कंटिन्यूअसली चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। इज दैट क्लियर? द AC करंट ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिंग करंट change its polarity and magnitude periodically and continuously with respect to time. किसके respect में? time के respect में। next question लो, next question alternating current से। ये question number थर्ड है the alternating current cannot be used for। कि alternating current किसके लिए यूज नहीं होता? अभी as we all know alternating current होता है, दूसरा कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट होता है। अभी हमने देखा कि alternating current को और क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज AC करंट, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में AC करंट, और जो अपनी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली और कंटिन्यूअसली चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं बात करूं किसकी? डायरेक्ट करंट की। भाई हमने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन देख ली, अब डायरेक्ट करंट की अगर मैं बात करूं तो अगर डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन की बात की जाए तो द इलेक्ट्रिक करंट whose direction remain same always, that is known as direct current. That is known as direct करंट। इज दैट क्लियर? तो हमने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की दोनों की डेफिनेशन देख ली। डायरेक्ट करंट द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन रिमेन द सेम ऑलवेज, दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज फॉर, कि इनमें से अल्टरनेटिंग करंट किसके लिए यूज नहीं होता है? तो अगर बात करूं फॉर द पर्पस ऑफ heating, lighting, generate mechanical energy
एनर्जी, इन सब के लिए क्या यूज होता है, इन सब के लिए यूज होता है, इनके पर्पस के लिए होता है अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। और बचा क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा करंट यूज होता है, वो होता है डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। इज दैट क्लियर कि फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग, लाइटिंग एंड जनरेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो वी कैन यूज अल्टरनेटिंग करंट, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो यूज होता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट। तो पूछा था क्वेश्चन में कि अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या यूज होता है, वो होता है डायरेक्ट करंट। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार फिर से अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट है। द करंट दैट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एज वी ऑल नो कि एक ऐसा करंट जो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करता है उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। इसका मतलब क्या है कि करंट इज इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, कि एक टाइम में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, व्हाइल द नेक्स्ट टाइम द करंट विल बी अल्टरनेटिंग डायरेक्शन, और नेक्स्ट टाइम में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अल्टरनेटिंग direction. Is that clear? Next question, question number 4 है, the substance which are attracted by the magnetic field are, कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ, that is ferromagnetic, as we all know, that is ferromagnetic, as we all know कि the substance which are attracted by the magnetic field वो कौन सा है, वो है ferromagnetic. Ferromagnetic are materials strongly attracted by magnetic force, कि ferromagnetic are materials which are strongly attracted by the magnetic field. एग्जाम्पल की बात की जाए तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलॉय, दैट इज स्टील, एटसेट्रा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब किसके, ये फेरोमैग्नेटिक के। तो बात करें फेरोमैग्नेटिक आर मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, द कॉमन फेरोमैग्नेटिक इंक्लूड आयरन, निकल, दैट इज कोबाल्ट, एलॉय में दैट इज स्टील, तो दैट इज फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है आर, इनका यूज क्या है, आर commonly used to make permanent magnet, used to make permanent magnet। ठीक है, लेट्स सी। तो पहला है डायमैग्नेटिक, इनकरेक्ट, पैरामैग्नेटिक, इनकरेक्ट, फेरोमैग्नेटिक इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। तो बात करते हैं व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक। अभी हमने देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट, जिनका मैग्नेट की तरफ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। दे डू नॉट नेसेसरी प्रोड्यूस देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो दे डू नॉट नेसेसरी प्रोड्यूस, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते, तो ओनली जो मैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो सिंपली पुल देमसेल्फ टुवर्ड मैग्नेट, कि वो खुद को क्या करते हैं, मैग्नेट की तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं, और उनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स मैग्नेट। इज दैट क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज पैरामैग्नेटिक। भाई हमने फेरोमैग्नेटिक तो देख लिया, बाकी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें अगर पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का वीक अट्रैक्शन होता है टुवर्ड मैग्नेट। ठीक है, वही बात कर रहे थे फेरोमैग्नेटिक की, तो फेरोमैग्नेटिक का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स मैग्नेट, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वीक अट्रैक्शन होता है टुवर्ड मैग्नेट। दे स्टिल पुल देमसेल्फ टुवर्ड मैग्नेट, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, वीकर होता है, किससे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। इज दैट क्लियर? कि दे स्टिल pull themselves toward magnet, but paramagnetic materials are much weaker than ferromagnetic मटेरियल्स। तो क्या कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से क्या होता है, बहुत ज्यादा वीकर होते हैं। तो एल्यूमिनियम को क्लासिफाई किया जाता है एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट विल पुल देमसेल्फ टुवर्ड मैग्नेट, और उन्हें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उनके अट्रैक्शन को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो क्या होता है, ड्यू टू देयर वीकनेस के वजह से उन्हें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अट्रैक्शंस को मेजर करने के लिए, दैट इज
पैरामैग्नेटिक, आफ्टर दैट डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो मैग्नेट को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनका कोई अट्रैक्शन मैग्नेट के साथ नहीं होता। डायमैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट द अपोजिट बिहेवियर, वो क्या करते हैं, शो करते हैं, दे रिपेल मैग्नेट्स। तो जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं एग्जिबिट क्या करते हैं, वो रिपेलिंग एक्शन को दिखाते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के पास रखा जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमने तीनों डिस्कस कर लिए, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, की इनमें से कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल, तीसरा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर्थ इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फोर्स एज वी ऑल नो, क्या है फोर्स? ठीक है, तो फोर्स एक एफर्ट्स है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में, वो क्या होती है, चेंज होती है। तो फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। इज दैट क्लियर? ये तो गया फोर्स। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दैट इज अ चार्ज सेपरेशन बाय सम डिस्टेंस। तो एट चार्ज रिमेन अगर रेस्ट में होगा तो उस केस में नो मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस, तो ये भी इनकरेक्ट। डायमैग्नेटिक मटेरियल कैन फ्रीली मैग्नेटाइज, तो व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो एज वी ऑल नो, अभी समझाया था डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो अपने आप से दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि नेट चार्ज इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज ड्यू टू, कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके वजह से होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, फ्लो ऑफ होल्स ओनली, या फ्लो ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज ड्यू टू, तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस किसके वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, की जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ क्लोज लूप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है तो उस केस में आप कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत हो गया, फ्लो ऑफ होल्स नहीं है, फ्लो ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना था वो किसने डिस्कवर्ड किया था, वो किया था, दैट इज पहला है फ्रेनहोफर, दैट इज इनकरेक्ट, फ्रेस्नेल इनकरेक्ट, हाइजीन्स इनकरेक्ट, ग्रिमेल्डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। की जो फिनोमेना था डिफ्रैक्शन का वो किसने दिया था, वो दिया था ग्रिमेल्डी ने, जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द कोज ऑफ द ब्रेथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज, कि कौन सा है, इनमें से बताना है कि कौन सा कॉज है किसका, ब्रेथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ये हमने पढ़ा था किसमें, डॉपलर इफेक्ट में। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने डॉपलर इफेक्ट क्या किया था, इन डिटेल एक्सप्लेन भी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि डॉपलर इफेक्ट जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और डॉपलर इफेक्ट प्रीवियस क्लास में ही, प्रीवियस जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आई होप आपने देख ली होगी वो वीडियो, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर जनरेटेड थ्रू, कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो किसके वजह से जनरेट होती है, तो वो होती है फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। तो पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनकरेक्ट। दूसरा है फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप एक एक करके ये तीनों इफेक्ट भी समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, फेराडे भी और क्वांटम इफेक्ट भी। लेट्स सी, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ मेटल, कि जब किसी भी धातु पर क्या आती है, लाइट आती है। ठीक है, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ मेटल, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, और उसी फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर, कि व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, और उसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
क्या कहते हैं उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज फोटो एमिशन। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फोटो एमिशन। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हो, पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज फोटो एमिशन, एंड दैट इज electrons that are ejected from the metal, that is known as photoelectron. And in terms of their behavior and their properties, photoelectron are no different from other electron। की किसके टर्म्स में बात करें अगर बिहेवियर और प्रॉपर्टीज के टर्म्स में, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नो डिफरेंट, वो अदर इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट नहीं है। तो द प्रीफिक्स फोटो का सिंपल मतलब है जो बताता है क्या कि टेल अस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय इंसिडेंट लाइट। Is that clear? When light shines on a metal, electron can be ejected from the surface of the metal. Is a phenomena is known as photoelectric effect. इस process को कहते हैं photo emissions, and the electrons that are ejected from the metal, that is known as photoelectron. और prefix photo simply ये बताता है कि जो electrons हैं have been ejected from a metal surface by incident light. Is that clear? That is फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं किसकी? फेराडे इफेक्ट की। तो लेट्स सी, 1945 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फेराडे, FRS, ऑब्जर्व एंड अफेक्ट, इन्होंने ये अफेक्ट कब ऑब्जर्व किया? जब ये क्या कर रहे थे? एग्जामाइन कर रहे थे, ठीक है, किसका? द अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव्स पर। तभी इन्होंने क्या किया? फेराडे अफेक्ट को क्या किया? ऑब्जर्व किया, और इसी अफेक्ट का नाम, दिस अफेक्ट वाज नेम आफ्टर हिम एज द फेराडे अफेक्ट। ठीक है, तभी इसका नाम क्या पड़ा? फेराडे अफेक्ट। फेराडे अफेक्ट को और हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फेराडे रोटेशन। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फेराडे रोटेशन और द मैग्नेटो ऑप्टिकल फेराडे अफेक्ट। अब ये जो फेराडे अफेक्ट है, ठीक है, फेराडे अफेक्ट कोजेस द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। किसके वजह से? ठीक है, तो ये होता है फेराडे अफेक्ट कोजेस किसके वजह से? रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फेराडे अफेक्ट। आफ्टर दैट कॉम्पटन अफेक्ट। कॉम्पटन अफेक्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सिंपल है, ये अफेक्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है कि जो एक्सरेज हैं और गामा रेज हैं वो स्कैटर्ड होती है मटेरियल पर, जब वेवलेंथ को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आर्थर कॉम्पटन स्टडी दिस अफेक्ट इन द ईयर 1922। तो कॉम्पटन अफेक्ट की कब स्टडी की गई? किस ईयर में? 1922 में। और ड्यूरिंग द स्टडी ये पाया गया कि जो कॉम्पटन फाउंड दैट द वेवलेंथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि ड्यूरिंग द स्टडी ये पाया गया कि जो कॉम्पटन है, कॉम्पटन फाउंड दैट कि जो वेवलेंथ है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। वो किस पर डिपेंडेंट है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम पर वो क्या है? डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? तो अभी हमने तीनों इफेक्ट देख लिए, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन और फेराडे इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्रैम ऑफ अ माइक्रोफोन आर, दैट इज फ्री ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन, रेजोनेंट ऑसिलेशन या फिर फोर्स ऑसिलेशन। तो जो वाइब्रेशन होता है इन द डायफ्रैम वो ऑफ अ माइक्रोफोन, तो जो वाइब्रेशन होता है इन द डायफ्रैम वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एक्सटर्नल साउंड सिग्नल की वजह से। किसकी वजह से? एक्सटर्नल साउंड सिग्नल के वजह से, और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन या फिर फोर्स वाइब्रेशन। लेट्स सी, पहला है फ्री ऑसिलेशन, इनकरेक्ट। दूसरा है डैम्प ऑसिलेशन, इनकरेक्ट। रेजोनेंस ऑसिलेशन, इनकरेक्ट। फोर्स ऑसिलेशन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, कि जो अर्थ है वो रोटेट करना बंद कर दे तो जो जी की वैल्यू एट द इक्वेटर विल बी, तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। गैस तो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेट्स सी, तो इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार। इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, कि अर्थ जो है वो रोटेट करना बंद कर दे तो जो वेट होगा बॉडी का एट द इक्वेटर वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हाउएवर देयर इज कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा ऑन द वेट एट द
poles. The impact of the earth rotation on gravity acceleration is to reduce its value, जिसकी वजह से क्या होगा, जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देती है तो जी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, यानी कि राइज होगी, तो दैट इज आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज, कि इनमें से वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कौन सा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो एज वी ऑल नो कि जो वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है दैट इज ग्रेविटेशनल, दैट इज ग्रेविटेशनल. अभी क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, वीकेस्ट फोर्स. अगर वही पूछ ले क्वेश्चन में कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ ले, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. तो पूछा कौन सा था, वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक. ये जो कॉलिजन होता है दो पार्टिकल के बीच में वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. कब, व्हेन देयर लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व. तो वो तब होता है जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो. तो ये तो हो गया इनकरेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. तो ये तब होगा जब लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, जब लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो, फुल्ली कंजर्व. ठीक है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट. लेट्स सी थर्ड ऑप्शन, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर फुल्ली कंजर्व. तो जो थर्ड ऑप्शन हो गया ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड. कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड रहेगा या एक्सेलरेटेड नहीं होगा, या माइट बी एक्सेलरेटेड, या ऑल्सो हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो स्पीड क्या है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो क्या बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेजी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो स्पीड कैन बी थॉट एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस. ठीक है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या बताती है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन. कि जिस पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन. और स्पीड के केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. इज दैट क्लियर. when a body move with a constant speed in a circle, कि जब कोई भी बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इज स्टिल एक्सेलरेटेड. ऐसा क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन होगी बॉडी की वो क्या होगी, चेंज होगी हर एक पॉइंट पे. जो बॉडी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हर एक पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी. एंड बिकॉज द चेंज ऑफ डायरेक्शन, जैसे भी डायरेक्शन चेंज होगी वैसे ही वेलोसिटी भी क्या होगी, हर एक पॉइंट पे चेंज होगी. इज दैट क्लियर, कि जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वैसे ही वेलोसिटी भी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी. तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है. ठीक है, तो द चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड, बिकॉज एक्सेलरेशन वैसे तो नथिंग है बट अ चेंज इन अ वेलोसिटी ओवर टाइम. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड रहेगा, ऐसा भी नहीं है, और एक्सेलरेटेड नहीं रहेगा वो भी नहीं है. स्टिल दैट इज माइट बी एक्सेलरेटेड. तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. एक बार इसके कॉन्सेप्ट को और डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं. तो इफ अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि दैट हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो वेक्टर विल रिमेन कांस्टेंट. Is that clear? Since speed किसके इक्वल होता है, magnitude of the velocity vector, तो it will also be constant. तो यहाँ पर speed भी और velocity vector भी constant. Again, since the acceleration क्या है, that is the rate of change of velocity of a body with time. ये क्या है, that is acceleration. अगर velocity constant है तो acceleration भी क्या होगा बॉडी का, will be zero. Is that clear? कि अगर velocity constant है तो acceleration क्या होगा बॉडी का, वो भी zero होगा. जब बॉडी मूव कर रही है constant speed के साथ, जब बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो एज वी ऑल नो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा. क्यों उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी उसकी, चेंज होगी. ठीक है, a body can move with a constant speed but can have a changing velocity due to change its
डायरेक्शन, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अ कार गोइंग ऑन अ राउंड, मतलब एक कार क्या है, सर्कुलर में मूव कर रही है, कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड, बट सिंस इट विल हैव अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन, और वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इट कैन हैविंग अ वेरिंग वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरी होगी हर एक पॉइंट पे। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ द कार। तो बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर मॉडल, जो बोर मॉडल का पार्ट नहीं है ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो एक बार हमें चारों स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज, कि जो एनर्जी होती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर वो कैसी होती है, क्वांटाइज। तो ये तो सही है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट के अंदर वो किसके नियरेस्ट होते हैं, न्यूक्लियस के, हैव द लोवेस्ट एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं, जो न्यूक्लियस के क्या होते हैं, पास होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन बचा, तो क्या पूछा था, कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट पार्ट ही नहीं है। देख लेते हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, कि जो पोजीशन है और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ऑर्बिट के अंदर, उन्हें हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही क्या है, यही आंसर क्या होगा, सही होगा। यही स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर ये बोर का नहीं है तो फिर ये किसका है, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये पढ़ा होगा आपने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस केमिकल वॉल्केनो ऑन हीटिंग, कि इनमें से कौन सा है कि हीट करने पर जो क्या प्रोड्यूस करेगा, केमिकल वॉल्केनो प्रोड्यूस करेगा। तो लेट्स सी, K2Cr4 ये भी नहीं करेगा, Zn Cr2O7 ये भी नहीं करेगा। लेट्स सी, दैट इज NH4 2Cr2O7। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस Cr2O3N2 प्लस 4H2। इट विल प्रोड्यूस Cr2O3 प्लस N2। अब जो इसने ये प्रोड्यूस किया कि जब हमने NH4 टू Cr2O7 को हीट किया तो ये प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर्ड पाउडर ऑफ, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर्ड powder of Cr2O3 which is blown in air by the large volume of N2 and water vapor produce and settle like dust from a volcano। इज दैट क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की NH4 टू Cr2O7 प्रोड्यूस केमिकल वॉल्केनो ऑन हीटिंग। तो जब हम हीट करते हैं किसे, NH4 टू Cr2O7, तो वो प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर्ड पाउडर ऑफ Cr2O3 विच इज ब्लोन इन द एयर बाय द लार्ज वॉल्यूम ऑफ N2, और जो वाटर वेपर जो प्रोड्यूस होता है एंड सेटल लाइक डस्ट फ्रॉम अ वोल्केनो। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर 4H2। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ CuO ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड, कि जो परसेंटेज है कॉपर और ऑक्सीजन का सैंपल्स ऑफ CuO ऑब्टेन जो होता है अलग अलग मेथड से, पर वो क्या पाया जाता है, वर फाउंड टू बी द सेम। तो ये कौन से लॉ को इलुस्ट्रेट कर रहा है, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि सोर्स चाहे कुछ भी हो, जब वॉट एवर द सोर्सेस कहीं से भी वो लिया गया हो, जो उसका क्या होगा, क्या बोलते हैं, जो मेथड कहीं से भी लिया गया हो पर वो क्या पाया जाएगा, वो सेम ही पाया जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको क्लास मिलेगी वो हम लॉज पर ही डिस्कस करने वाले हैं, सारे लॉज इन डिटेल विद एग्जांपल विद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सारे लॉज इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो या उससे ज्यादा कंपाउंड, व्हेन टू और मोर कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं किससे, जब कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट का। अब वेट ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन करता है विद द अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं विद द सेम मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं विद द सेम मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट एंड देयर मास आर आइदर सेम और इन अ सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जेएल प्रॉस ने दिया था। तो ये सब हम इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पूरा लॉ विद एग्जांपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये अभी हम स्किप करते हैं। वैसे हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, की इनमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो पहला है मीथेन। मीथेन का तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। CH3OH, CH3OH में होगा क्योंकि इस केस में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। CH3OH, एक तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ड्यू टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से, तो इस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर की CH3OH। देखो CH3Cl, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, CH3Br में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और मीथेन भी नहीं है। CH3OH में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और इसमें क्या है, ड्यू टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन एटम से। तो इसकी वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड टू इटसेल्फ। किसने दिया था? मेजरिंग, जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरिंग करते हैं वो किससे करते हैं, पॉलिंग स्केल से करते हैं। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होती है, एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अट्रैक्ट करे। और मेजरिंग, फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Pauling scale is used since the concept is discovered by Linus Pauling। किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट? Linus Pauling ने। ठीक है, तो ऑन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन विद द वैल्यू ऑफ 4.0 दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ध्यान रखना कि फ्लोरीन जिसकी वैल्यू है 4.0 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वही फ्रेंशियम और सीजियम जिसकी वैल्यू है 0.7 दैट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या है, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका पूछा है, H नेगेटिव का पूछा है। एज वी ऑल नो, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एज वी ऑल नो दैट इज 1s1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया किसका, H माइनस का, तो सिंपल कितना हो जाएगा, 1s2। ठीक है, लेट्स सी, 1s0 दैट इज इनकरेक्ट, 1s1 इनकरेक्ट, 1s2, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी आइडेंटिफाई बाय, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इन एन एटम उन्हें हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो इट्स स्पिन इनकरेक्ट, चार्ज इनकरेक्ट, पाथ इन विच इट स्पिनिंग इनकरेक्ट, 4 क्वांटम नंबर। तो जो डी ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी आइडेंटिफाई बाय 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्बिटल, जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बेसिस पे, फ्रॉम ईच अदर बेस उनके शेप, size, orientation in space। ठीक है, an electron in an orbit can be identified by 4 quantum number। An atom consists of many orbital which are distinguished from each other based on their shape, size and orientation in space। 10 क्वांटम नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, दैट डेजिग्नेट एंड डिस्टिंग्विश वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, जो बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है इन एन एटम। और क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एम से करते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जिसे एस से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद डाइएज़ोमीथेन गिव। क्या है रिएक्शन, किसकी है, रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड दैट इज C6H5COOH। ठीक है, रिएक्शन किसकी है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, किसके साथ, डाइएज़ोमीथेन दैट इज CH2N2, किसके साथ है, डाइएज़ोमीथेन। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म C6H5COO CH3, C6H5COO CH3 प्लस C6H5CH3 प्लस N2, और ये क्या बना, ये बना मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। लेट्स सी, फिनाइल एसिटिक एसिड इनकरेक्ट, फिनाइल मिथाइल बेंजोइक एसिड इनकरेक्ट, मिथाइल बेंजोएट इनकरेक्ट, दैट सॉरी मिथाइल बेंजोएट दैट इज थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज नाइट्रोबेंजीन इनटू एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, कि इनमें से हम किसे यूज करेंगे, किसे चेंज करने के लिए, नाइट्रोबेंजीन को इनटू एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एज वी ऑल नो कि नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये क्या है, दैट इज NO2 नाइट्रो बेंजीन। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये ZnNH4Cl, तो ये होगा दैट विल बी NHOH एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, दैट विल बी NHOH एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो जो रिडक्शन होगा नाइट्रोबेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ ZnNH4Cl, वो किस में हो जाएगा, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो लेट्स सी पहला ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज 80 मिनट, की जो हाफ लाइफ पीरियड है रिएक्शन का इज 80 मिनट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन व्हेन, कब है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम हो रही है, इज रिड्यूस टू हाफ, तो हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो भी रिड्यूस टू हाफ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, जीरो, थर्ड। तो लेट्स सी पहले ये चार ऑर्डर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ओवर टाइम रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, जिसका मतलब है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होगी तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड ऑर्डर में, इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, किसके, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसका मतलब है कि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी तो जो रेट होगा रिएक्शन का वो डिक्रीज होगा इवन मोर रैपिडली जितना फर्स्ट ऑर्डर से हो रहा था, ठीक है। थर्ड ऑर्डर वो किसके होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लेस कॉमन है, बट इन थर्ड ऑर्डर द रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में था द हाफ लाइफ ऑफ अ पीरियड इज 80 मिनट्स एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इन 80 मिनट्स एट अ पर्टिकुलर concentration when initial concentration of the reactant is reduced to half, the life period is also reduced to half, order of the reaction would be second order reaction। कौन सा होगा, second order reaction। next question, Reamer-Tiemann reaction of phenol, Reamer-Tiemann reaction of phenol, ठीक है, with chloroform and alkali CHCl3 that is chloroform, alkali that is base NaOH, ठीक है, CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब बताना है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बताना है कि कौन सी रिएक्शन है। तो जब हम इसमें CHCl3 और NaOH डालेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा दैट इज OH और CHO, OH CH, और ये रिएक्शन कौन सी है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनकरेक्ट, एडिशन इनकरेक्ट, एलिमिनेशन इनकरेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो बात करेंगे किसकी, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक टाइप है ऑर्गेनिक रिएक्शन का जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है लिविंग ग्रुप को इन अ मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन सिमिलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता था, ऐसी इस केस में क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप को क्या कर देता है, रिप्लेस करता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction is a type of organic reaction in which an electron rich nucleophile,
ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो रिप्लेस करेगा लिविंग ग्रुप को. दिस सब्स्टिट्यूशन टिपिकली अकर एट एन एटम विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सच एज अ कार्बन एटम इन एन एल्काइल ग्रुप, जिसपे क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और न्यूक्लियन एंड एन इलेक्ट्रोरिच स्पीसीज डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफिलिक एटम्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड. कैसे, लेट्स सी. अब जैसे ये रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, प्लस आर एक्स, ठीक है, इस पे कैसा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में ये क्या फॉर्म करेगा दैट इज एन न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा बाहर कर देगा. द ग्रुप दैट टेक एन इलेक्ट्रॉन पेयर, द ग्रुप दैट टेक, जो वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है एंड इज डिस्प्लेस फ्रॉम द कार्बन, और जो कहां से डिस्प्लेस हो रहा है कार्बन से, उसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप. एंड द मॉलिक्यूल ऑन विच सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, जिसे हम क्या कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं. तो जो जनरल रिएक्शन ये हो गई. तो इस केस में NO क्या है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, RX क्या है दैट इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, R एल्काइल हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, और X क्या है लिविंग ग्रुप, NUR दैट इज जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसके बाद एडिशन रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन जो देखी जाती है वो किस में देखी जाती है, वो देखी जाती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में. बात करें अगर केमिकल रिएक्शन, तो जनरल रिएक्शन जो होती है एडिशन रिएक्शन की दैट इज सिंपल A प्लस बी सी, ठीक है, X प्लस वाई जेड. तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जहां पर अनसेचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन किस में कन्वर्ट होता है सेचुरेटेड एल्केन में यूजिंग द कैटलिस्ट NiPDPT. तो दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड CH प्लस CH2 किसके प्रेजेंस में PT PD पैलेडियम और निकेल की प्रेजेंस में. तो ये पहले किस में चेंज होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्रोपीन में डबल बॉन्ड में, और उसके बाद किस में हो जाएगा प्रोपेन में चेंज हो जाएगा. तो दैट इज एडिशन रिएक्शन. उसके बाद आती है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन जस्ट रिवर्स है एडिशन रिएक्शन का. इसमें क्या होता है रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड का हो, वो डिपेंड करेगा कि कितने एटम्स उससे रिमूव होंगे. और एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में होती है हीट के प्रेजेंस में होती है. दो टाइप्स की होती है, अल्फा एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन, ठीक है. बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो भी हमने देखा था एग्जांपल, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग वो रिप्लेस हो जाता है बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, कंपाउंड इज रिप्लेस बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन नैफ्थलीन, व्हेन, ठीक है, नैफ्थलीन का सबको पता होगा दैट इज 2-बेंजीन रिंग, ठीक है. व्हेन नैफ्थलीन दैट इज नैफ्थलीन इज ऑक्सीडाइज्ड विद Na2Cr2O7 H2SO4. तो इससे हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इससे मिलेगा हमें थैलिक एसिड दैट इज COH. तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन जो हमने इन डिटेल डिस्कशन किए हैं. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इवन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद एग्जांपल विद क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.